नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीनों से हटाए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मामला न्यायालय के अधीन है, ऐसे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। सीएम धामी ने कहा कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और सरकार उस फैसले पर अमल करेगी। धामी सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि सभी लोगों को हल्द्वानी वाले मामलों में कोर्ट के द्वारा किए गए निर्णय का सम्मान करना चाहिए। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करेगी। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग हैं। जो भी विधि सम्मत न्यायालय का फैसला होगा, सरकार उस पर काम करेगी। अभी चूंकि मामला न्यायालय में है और जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून जो भी कार्रवाई हो रही है, हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित है कि अतिक्रमण को लेकर स्वाभाविक रूप से हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है, उस निर्णय को मानना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और उसके निमित्त जो है उसमें कार्रवाई हो रही है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के निर्णय पर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि उसका अनुपालन जो है सिस्टम अपनी ओर से करने की कोशिश में है और मैं समझती हूँ कि शायद न्यायालय के निर्णय को लेकर हम सब लोग का ये दायित्व भी बनता है कि जो भी हमारी सरकारी संपत्तियों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण हटना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो रही है, हम सब लोग ठीक प्रकार से विदित है कि अतिक्रमण को लेकर हल्द्वानी रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर उत्तराखंड में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत मामले को लेकर हल्द्वानी में उन्होंने उपवास किया। रावत ने रेलवे भूमि के अतिक्रमण के मामले में कहा कि पुराने समय से कर रहे लोगों का पुनर्वास किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाबद्ध तरीके से इनका पुनर्वास कर सकती है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जो लोग 60 से 70 वर्षों से रह रहे हैं, उन घरों को तोड़ने का आदेश न्यायालय की ओर से हो गया है। मैं अपने इस मौन उपवास को, जो मैंने माँ देवी के का स्मरण करके किया है, उसको उन अपने भाई बहनों को, छोटे बच्चों को, वृद्धों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुओं को, नवजात शिशुओं को समर्पित करता हूँ, जो लोग उनके ऊपर अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों को तोड़े जाने, उनके आशियानों को तोड़े जाने की तलवार लटकी हुई है। और इस उपवास के माध्यम से मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे राज्य का एक महान मानवीय पक्ष है, हम करुणा के प्रदेश हैं, हम देवी देवताओं के स्थल है। मानवीय मूल्य चीख चीख करके कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ वर्षों से बसे हुए हैं, जिनको नाना प्रकार की हमने नागरिक सुविधाएं भी दे दी हैं, बिजली, पानी से लेकर के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि दे दी है, जिनको हमने कई तरीके से बसाने के अधिकार पत्र भी दिए हुए हैं। आज वो सब लोग यदि इसी तरीके से उजाड़ दिए जाएंगे तो कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन गरीबों के पक्ष में होगा, जो एसएलपी में गए हैं वहाँ उनके पक्ष में होगा। हमारे विधायक सुमित हृदय भी प्रयत्नशील हैं, वो लगे हुए हैं, और हल्द्वानी के लोग मानवीय पक्ष को उभार करके जो लोग खड़े हैं, वो लोग सब लगे हुए हैं, सबकी भावनाएं हैं। और मैं उन भावनाओं के साथ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ही में राज्य सरकार कह दे कि नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि मानवीय पक्ष और प्रशासनिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। इसलिए मैं अपने उपवास को जो है माननीय मुख्यमंत्री
से प्रार्थना करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। मैं अपने राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता। चबोली के कलाकारों ने पोड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है। देहरादून में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम में 13 जिलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में युवक और महिला मंगल दलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है। युवा महोत्सव का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। रुद्रपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया गया। 13 जिलों की टीमों ने इस युवा महोत्सव के दौरान शिरकत की। प्रोत्साहन राशि को बढ़ाए जाने की बात भी कही। 4,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रोत्साहन राशि की गई। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा किए जाने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से मुहिम छेड़ी है। उन्होंने कहा कि हर महीने की 1 तारीख को गांधी पार्क में महिलाएं एकत्र होकर मोमबत्ती जलाएंगी और सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार अंकिता हत्याकांड में सम्मिलित वीआईपी के नाम का खुलासा करे। जो है 1 तारीख को यहाँ गांधी पार्क पर मोमबत्ती जला करके सरकार से अनुरोध करेंगे कि अंकिता का हत्यारा जो है जो कारण बना है वो वीआईपी का चेहरा सामने लाओ। ले आए तो धन्यवाद देंगे, नहीं लाएंगे तो 2024 के शुरुआत की जो 1 जनवरी होगी उस 1 जनवरी को हम यहाँ एक महिलाओं की महापंचायत करेंगे और मैं उसको आयोजित करूँगा और उसमें इस सरकार के खिलाफ हम जो है महिलाओं की तरफ से युद्ध प्रारंभ करेंगे। और खबर राजधानी देहरादून से है, जहां पर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर से किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं पर अधिक बल देने की बात कही है, जिससे राज्य के किसानों को उनकी उपज का लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके। नहीं, देखिए, चाहे हम एफपीओ के माध्यम से चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को ऋण देते हैं। इस बैठक का ये निष्कर्ष निकला है कि उसमें किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, ये मैं कहता हूँ। इधर कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक बार फिर से कानपुर के पूर्व विधायक भाजपा नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को नसीहत देते हुए कहा है कि जिस तरीके से वो अभद्र भाषा, असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी भाषा का संयम बरतना चाहिए। क्या कुछ कहा उमेश कुमार ने, आपको सुनाते हैं। अपनी भाषा का जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी से लोगों को प्रेरणा क्या मिलेगी, युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी कि हमें कैसी बात करनी चाहिए। रही गीदड़ की, तो अगर मैं गीदड़ हूं तो मैंने घुस के तुम्हारे गढ़ में 20 साल के तुमको 9,000 वोटों से हराया। अगर मैं गीदड़ होता तो तुम्हारे क्षेत्र में तो लोग आने से भी डरते थे। भूल क्यों जाते हो कि तुम वही व्यक्ति हो जो उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखते थे। अपनी हैसियत में रहिए, हैसियत से बाहर मत जाइए। बात रही कानूनी लड़ाई की, आधी जीत गए, ये आप कौन होते तय करने वाले कि आधी जीत गया या पूरी जीत गया। शिखंडियों की तरह कभी भावना पांडे के पीछे खड़े होकर लड़ाई लड़ते हो, कभी वीरेंद्र से आप याचिका दाखिल कराते हो। अरे अपने नाम से दाखिल करते, दम था तो। हम अपनी भाषा का जैसा इस्तेमाल करेंगे उसी।
अब बात रुद्रपुर की करेंगे, जहां पर एबीवीपी का 23वां प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 3:30 बजे करेंगे। इस प्रांत अधिवेशन में पूरे राज्य से करीब 800 से ज्यादा छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर छात्र छात्राओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों का कहना है कि इस अधिवेशन से एबीवीपी से जुड़े छात्रों में उत्साह का संचार होगा। तो बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। रुद्रपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 23वां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांत अधिवेशन हुआ। प्रांत का अधिवेशन है 4, 5, 6 जनवरी को, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। और आज इसका जो प्रदर्शनी था उसका मेयर साहब ने उद्घाटन किया था। और ये साल में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है विद्यार्थी परिषद का, अच्छा कार्यक्रम होता है जिसमें विभिन्न पूरे प्रांत से छात्र छात्राएं आते हैं और एक अच्छा संदेश के आगे इस संगठन का कैसे विस्तार हो, कैसे अच्छे से काम हो, कैसे समाज के बीच में अच्छा काम लेके जाएं, इस निमित्त जो है ये अधिवेशन का है। और यहाँ से अच्छे बच्चे जो नए नए जोड़े जाते हैं, नए छात्र संघ अध्यक्ष, उनको जो है अच्छा सीखने को मिलता है। प्रांत का अधिवेशन है 4, 5, 6 जनवरी को, जिसका आज माननीय उत्तराखंड सरकार एक और तो पुलिस पर सख्ती की हुई है, तो वहीं उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने के लिए और नववर्ष पर 24 घंटे बार खुले रखने की परमिशन देकर उत्तराखंड की जनता के साथ एक छलावा किया जा रहा है। जहां सरकार लगातार उत्तराखंड को नशा मुक्त करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे आदेश देकर यही साबित होता है कि कथनी और करनी में अंतर है। नववर्ष पर 24 घंटे बार खुले रखने की परमिशन दी गई। वहीं कांग्रेस नेता प्रवेश रावत ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का काम कर रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार में 24 घंटे बार खुले रखने के लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। एक तरफ तो उत्तराखंड की सरकार नशा मुक्त बनाने का अभियान चला रही है, दूसरी तरफ वही नव वर्ष में 24 घंटे के लिए बार खोल देना, ये कहाँ का औचित्य है। उत्तराखंड सरकार का लगातार पुलिस पर दबाव यही है कि उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाए, लेकिन सरकार की ये रणनीति किसी की समझ में नहीं आती है। जो दोहरी नीति वो दिखा रही है कि एक तरफ 24 घंटे बार खुले रहने चाहिए नव वर्ष पर और दूसरी तरफ उत्तराखंड को नशा मुक्त किया जाना चाहिए। तो ऐसे किस तरह से हो सकता है नशा मुक्त उत्तराखंड? इसी बारे में आज हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवेश रावत हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या सरकार जिस तरह से चाह रही है ऐसे उत्तराखंड को नशा मुक्त कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी का जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ तो नशा मुक्त की बात करते हैं, दूसरी ओर 24 घंटे बार को और शराब की दुकानों को खुला रखते हैं। यहाँ तक कि मैं आपके जानकारी में ला दूँ, यमकेश्वर में और हमारा कोटद्वार में वैन से भी इन्होंने पहले शराब बंटवाई थी। तो घर घर शराब दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब बंद हो, नशा मुक्त हम उत्तराखंड चाहते हैं, दूसरे नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और सीएम धामी जी को खुद नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या फैसले लेने जा रहा हूँ। वो फैसले लेते हैं और जब हम सड़कों में उतर के आम जनता उसका विरोध करती है तब वो उन फैसलों को वापस लेते हैं। तो ये विफल सरकार है। उनको जो यह है उनका नशा मुक्ति का प्रदेश बनाना, वो एक ढकोसला है और बाकी कुछ नहीं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि सरकार का ये एक ढकोसला है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है जो सरकार दोहरी नीति अपना के चल रही है उससे उत्तराखंड को नशा मुक्त नहीं कर पाएगी और ना ही हमारे जो उत्तराखंड का युवा है उसको नशे से उबार पाएगी। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। अब बात राजधानी देहरादून की, जहां पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद देहरादून में हो रहे उनके इलाज पर राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग लगातार उनके स्वास्थ्य का अपडेट ले रहा है और सरकार के मुखिया के तौर पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मामले पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ऋषभ पंत के इलाज का संपूर्ण खर्च सरकार वहन करेगी, जिसमें सरकार की कोशिश यही है कि उनको यहाँ पर बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें अपडेट लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन वह अप्रिय घटना घटित हुई उसी दिन उसका संज्ञान लेते हुए उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में जो भी खर्चा आएगा उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार उसको पूरी तरीके से वहन करेगी, यह अपना वक्तव्य दिया है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने उनको सुरक्षित पहुंचाने का काम किया है उन लोगों को भी सम्मानित करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें अपडेट लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को इलाज के लिए मुंबई भेज दिया गया है। अभी तक ऋषभ पंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। ऋषभ पिछले 6 दिन से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे। ऋषभ को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ऋषभ पंत को आज ही आगे के इलाज के लिए मुंबई शिफ्ट किया जाएगा। तो मैक्स अस्पताल से मुंबई शिफ्ट किया गया है क्रिकेटर ऋषभ पंत को। आपको बता दें कि 6 दिन पहले सड़क दुर्घटना में जख्मी हुए थे ऋषभ पंत और उनका देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन जिसके बाद अब उन्हें एयरलिफ्ट किया गया मुंबई के लिए और मुंबई के अस्पताल में उनका अब इलाज होगा। जिलाधिकारी रीना जोशी ने निर्माणाधीन लेलू स्पोर्ट कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम और उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिकारियों को स्पोर्ट कॉलेज के शेष रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने क्रीड़ा विभाग के अधिकारियों को फुटबॉल फील्ड में दर्शक दीर्घा के निर्माण हेतु भी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। तो डीएम ने अब निर्माण कार्य का जायजा लिया है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेलू स्पोर्ट कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण भी डीएम के द्वारा किया गया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश डीएम ने दिए हैं। खटीमा पुलिस ने 1 जनवरी को मेलाघाट रोड में झाड़ियों में मृत मिले नितिन रस्तोगी नाम के युवक की हत्या के मामले में मृतक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। हत्या के आरोप में पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो नितिन रस्तोगी हत्याकांड का खुलासा किया है पुलिस ने। 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही दोनों को पुलिस ने जेल भेजा है। तो मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया है और दोनों हत्या की वारदात में शामिल थे, ऐसा पुलिस का कहना है। नितिन रस्तोगी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया। रुद्रपुर से आपको खबर बता रहे हैं। प्रसाद रस्तोगी निवासी शिव कॉलोनी खटीमा द्वारा थाने में सूचना दी गई कि 31 अगस्त की रात को उनका पुत्र नितिन रस्तोगी, जिसको उसका दोस्त चंद्रपाल घर से बुला के ले गया था, खाली प्लॉट की झाड़ियों में बेहोश मिला, जिसको अस्पताल ले गई और डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, जिस पर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और तफ्तीशी कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो तफ्तीश में चंद्रपाल और एक संजय गुप्ता नामक युवक, इन दोनों के साथ 31 दिसंबर की रात को इन तीनों ने, जो मृतक है उसके साथ दारू पीने के बाद जब ये अत्यधिक नशे में हो गई तो इनका आपस में झगड़ा हो गया। उसी झगड़े में इनसे वो गिर गया, जिससे उसके शरीर में चोटें आएंगी और वो बेहोश हो गया, जिसको देख के भाग गए और उसी बेहोशी में अगर ये उपचार हेतु ले जाते संभव तो बच जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा न करके जिससे उसकी मृत्यु। महानगर कार्यालय में भाजपा के महानगर प्रभारी, नवनियुक्त महानगर कार्यकारिणी और प्रदेश मोर्चा पदाधिकारियों का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद राज्यमाला लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजनदास, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो देहरादून में कार्यक्रम का अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई मंत्री मौजूद रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। इसके साथ देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे।
अब बात हल्द्वानी की करेंगे, जहां पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और वहीं अब हर राजनीतिक दल अपना डेलीगेशन लोगों से मुलाकात करने के लिए भेज रहा है, जिसके चलते आज हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से सांसद और विधायक बनभूलपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने बताया कि आज जिस प्रकार से लोगों से मैंने मुलाकात की और सभी की आंखों में आंसू थे, ये एक तरफा कार्रवाई की बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव की नजर हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र पर है। इतनी बड़ी तादाद में हमने इंसानों को रोते हुए कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिस्कियां सुनी है हमने बुजुर्गों की, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम बस्तियां उजाड़ते हो और उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इस तरह से बस्तियों को ना उजाड़ा जाए। कानूनी तौर से भी एडवर्स पसंदी का कानून है, 12 साल तक जो जहाँ पे रहता आया है उसकी वो जमीन मानी जाती है। रेगुलराइज किया जा सकता है इस कानूनी को। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मस्जिदें हैं, यहाँ दरगाह है। 150-200 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ तो इंसानियत सब में होनी चाहिए। सरकार में बैठे लोग भी तो इंसान हैं। हमें उम्मीद है कि वो इनकी तकलीफों को समझेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता। मसूरी में शहीद स्थल के साथ मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर उत्तराखंड राज्य शहीद स्थल स्मारक संरक्षण ने सांकेतिक रूप से धरना दिया। इस दौरान प्रेस वार्ता भी की। इसमें राज्य के आंदोलनकारियों ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। तो शहीद स्थल पर अवैध अतिक्रमण को लेकर लोगों ने सांकेतिक धरना दिया है मसूरी में। इसके साथ ही लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। शहीद स्थल पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, ये बात लोगों ने कही। साथ ही प्रशासन से इस पूरे मामले पर अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग भी मसूरी में की है। उसके बाद हम 1 मिनट का भी समय नहीं देंगे और पूरी कार्रवाई करेंगे। अब हमारे साथ इस आंदोलन में मसूरी के लोगों के साथ साथ भैरव सेना और किसान यूनियन तक इसमें सम्मिलित हो चुकी है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो इसमें हमारे साथ और संस्थाएं और संगठन भी हमारे साथ आएंगे। मैं यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि अभी भी समझ जाइए, बाद में बहुत देर हो जाएगी। जनता ने आपको करेंगे क्या? खुद अपना बेलचा तोड़ा लेंगे तभी तो। बिल्कुल हम इसमें सक्षम हम करेंगे। हमारे पास एमडीडीए के आदेश है। हमारे पास नगर पालिका वालों को पहले अपने क्षेत्रीय विधायकों को पूछना चाहिए था कि हम ये करने जा रहे हैं। इसका प्रस्ताव पहले आप उत्तराखंड की कैबिनेट में लाओ, आप विधानसभा में सत्र बुलाओ इसके लिए और इसका 25 साल का प्राविधान करो। कोई भी टेंडर होता है 1 साल के लिए होता है। 1 साल के इन्होंने मंत्रियों ने अपने घर की रात समझ रखा है। इनको कानून ही नहीं पता। इनको बिल्कुल कानून ये नहीं पता कि टेंडर 1 साल के अधिक से अधिक आप टाइम एक्सटेंशन दोगे, 2 साल के लिए 3 साल के लिए आप बढ़ा सकते हो। लेकिन आप श्रीमान जी, ये सरकार को कह देता हूं, धामी सरकार जी को कहना चाहूंगा कि आप या तो अभी आपको जानकारी नहीं है, आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। धामी जी जेल चले जाओगे बाद में आप। इसलिए इनका जो है, जो आपने अतिक्रमण करवा रखा है इस मसूरी के अंदर या कहीं भी आप करवा रहे हैं शहीदी स्थल पे, इन शहीदी स्थलों को तुरंत खाली कराया जाए। तुरंत खाली नहीं तो पूरी जनता बहुत मारेगी, सड़कों पे आ जाएगी। ये शहीदों की आत्मा है, शहीदों की आत्मा की आवाज है ये लोग। नहीं तो हम लोग जो हमने टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, इतने हजारों लाखों किसान थे, हम लोगों ने पूरा लाल किला घेरा था। वो सारा किसानों का जो ट्रैक्टर का ट्रॉली है, ट्रॉलियां हैं, कहीं वो मसूरी के अंदर ना आ जाए। इसलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि अति शीघ्र इनको ध्वस्तीकरण करे। जो आपने हमारे शहीदों की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, इसको तुरंत नगर पालिका वालों को। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।